पढ़ लिया और सब जान गए संकेत कैसे लिखते हैं, उसके रूल बता दिया। अब हमको उसी संकेत के आधार पर सूत्र पढ़ना है। तो संकेत और सूत्र में क्या अंतर है? जब हम संकेत लिखते हैं, जैसे मैंने Na लिखा, C लिखा, तो ये किसी भी तत्व के सिर्फ एक परमाणु को बता रहे हैं कि परमाणु है ना, कार्बन का, ये सोडियम का है, ये किसका है बता? O, ऑक्सीजन, H, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। से आप लोग बता पाओगे ना, बहुत सारे याद हो गए। तो ये सिर्फ तत्व के एक परमाणु को बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं Cl, ये क्या है, किसका है? Cl, क्लोरीन। अब उसमें Cl2 लिख दूं तो क्या बन गया ये? अब ये परमाणु से क्या बन गया? अणु। क्या बन गया? अणु, है ना। अब ये कितने परमाणु को बता रहे हैं? दो। क्योंकि Cl2 क्या हो गया? सूत्र हो गया, अणु का सूत्र हो गया भाई, है ना। किसका सूत्र हो गया? अणु सूत्र, इसी को ही बोलते हैं, यही सूत्र ये अणु है। क्यों अणु है ये? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा परमाणु। तो अणु कैसे बनते? मैंने बताया था, 2 या 2 से ज्यादा परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। इसमें सिर्फ 2 परमाणु मिले। अब ये बताओ, ये तत्वों का परमाणु है कि यौगिक? तत्वों का अणु है कि यौगिक का अणु? तत्वों का। क्यों है तत्वों का? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु है ना, Cl और Cl। कोई भिन्नता है क्या इसमें? क्लोरीन क्लोरीन 2 मिल गए तो अणु बन गया, यह तत्वों का अणु। लेकिन अगर मैं ये लिखूं HCl, तो ये भी अणु है ना, परमाणु तो नहीं है, ये अणु है। अब ये काहे का अणु है? यौगिक का कि तत्व का? क्यों है यौगिक का अणु है? क्योंकि इसमें 2 अलग अलग तत्व है। पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, है ना। और दोनों के एक एक परमाणु, दोनों के कितने हैं? एक। तो इस अणु में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु सूत्र है। क्या है ये? अणु सूत्र। तो जब हम सूत्र, हमको क्या बता रहे हैं? तत्व और यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या। अणु सूत्र क्या बताते हैं हमको? अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ये हमको तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या बताया, और ये यौगिक में उपस्थित परमाणु की संख्या। ये चीज समझ में आ गया? तो जब हम अणु सूत्र लिखते हैं सरल रूप में, अब जैसे बार बार हम इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे तो समय लगेगा ना, लगेगा कि नहीं बताओ? अगर हम ऐसे लिखे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बहुत समय लगेगा, और इसकी जगह हम फट से HCl लिख दें तो हमको समय कम लगेगा ना। तो संकेत में लिखने से समय की भी क्या होती है? बचत। ठीक से बैठो। तो लिखने से क्या होता है? समय की बचत होती है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, ठीक है। ऊपर जो है काहे का अणु है? ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ओजोन का। इसको O3 को ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन। O2 ऑक्सीजन का होता है और O3 ओजोन का होता है। ओजोन 8वीं कक्षा में पढ़ोगे, परत होती है, छतरी के जैसे काम करती है। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। तो ये सब तत्वों के अणु हैं। ये किसके अणु हैं? तत्वों के। आप दूसरा देखो, ये क्या है? CO2। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन। अच्छे से बोलो, क्या बोलते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यौगिक का अणु है। इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? कौन बताएगा? खड़े होकर बता। कौन कौन सा परमाणु दिख रहा है इसमें? कार्बन, ऑक्सीजन। हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो कार्बन कितना है इसमें? कार्बन कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 2। तो कुल कितने हो गए? 3। ये किसका है? H2O। क्या बोल, किसका सूत्र है ये? पानी, है ना। तेजी से बोला करो, पानी। तो इसमें कौन कौन से परमाणु है? और ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? देखो अच्छे से, कितना परमाणु हाइड्रोजन का? 2। और ऑक्सीजन का? 1। कुल मिला के कितने हो गए? 3। अब अगला देखो, NaCl, सोडियम क्लोराइड। किसका सूत्र है ये? रोज खाना में खाते हो, नमक का। इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसमें कितने तत्व है?
कौन से? सोडियम और क्लोरीन, दोनों के कितने कितने हैं? एक और एक, कुल मिला के 2। सोडियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु हो गए? 2। अब एक तीसरा, ये वाला, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये किसका सूत्र है? ये किसका है? वो चौक यूज होती है ना। आप देखो इसमें कुल कितने परमाणु? कुल नहीं, कौन कौन से तत्व इसमें बताओ, पहचानो। काजू कतली, वेरी गुड, कैल्शियम। दूसरा कौन सा है? कार्बन। तीसरा ऑक्सीजन। अब कितने कितने परमाणु बताओ? कैल्शियम का कितना है? 1। ऑक्सीजन का? कार्बन का? 1। ऑक्सीजन का? 3। कुल कितने परमाणु हो गए? 5। तो कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कितने परमाणु हो गए? 5। तो इस तरीके से अणु सूत्र से हमको इतनी सारी जानकारी मिली। अब ये Na2NO3 है ना, ये सोडियम नाइट्रेट। क्या है ये? सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओगे, कौन कौन से तत्व इसमें? पहचानो, यहाँ लिखूंगी। सोडियम, हाँ, सोडियम का क्या लिखूंगी? Na, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अब संख्या बताओ, नाइट्रोजन सोडियम कितना है? एक अच्छे से सूत्र में क्या लिखा है? पादांक जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा रहता है ना, पादांक है ना, पादांक है। तो H के आगे लिखा तो 2, ऑक्सीजन के आगे लिखा तो 2, कुछ नहीं लिखा मतलब 1। तो यहाँ पे Na के आगे कितना लिखा है? 2। पादांक 2 हो गया, मतलब 2 परमाणु। नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, तो कुल कितने हो गए? 6। तो सोडियम नाइट्रेट के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 6। तो अणु सूत्र से हमको परमाणु की संख्या पता चल रही है कि नहीं? अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था Cl2, ठीक है, तो कितने परमाणु थे? 2। अगर मैं यहाँ पे 3Cl2 लिख दूं तो कुल कितने परमाणु हो जाएंगे? अच्छे से देखो, 3Cl2 का मतलब क्या है? 3 बार Cl2 होगा। 3 का गुणा तो 3 बार Cl2 तो कुल कितने परमाणु हो गए? 6 हो गए। तो 3Cl2 में 6 परमाणु हो गए, क्लोरीन के 6 परमाणु। तो इसके आगे अगर संख्या लिख दो तो हमको कुल अणु पता चलते। फिर उसमें उपस्थित परमाणु, 3Cl2 का मतलब है क्लोरीन के कितने अणु? 3। क्लोरीन के कितने अणु? 3। और चूंकि एक अणु में 2 परमाणु तो 3 दूनी 6 परमाणु। समझ में आ रहा है? अगर मैं 2CO2 लिखूं तो क्या होगा बताओ? कौन आएगा बताने? अगर मैं CO2 को 2 लिख दूं, 2CO2, तो यहाँ पे परमाणु की गणना कौन करेगा? चलो आप CO सब लिखो, फिर 2 में तो 2, जल्दी आप। कार्बन डाइऑक्साइड का 2 अणु है, कितना है? 2, है ना। एक का तो निकाल लेते, यहाँ पे लिखो, पहले C लिखो, O लिखो, अरे नीचे, हाँ उसके नीचे यहाँ, हाँ बेस लगाओ। अब C कितना है देखो, इसमें C कितना हो गया? 2 लिखो, 2। हाँ, और ऑक्सीजन कितना, तीनों कितना हो गया? कितना हो गया? 2 तो इसका, 2 यहाँ पे, तो कुल कितने हो गए? 4। तो 4, तो कुल कितने हो गए? 6। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु लेते हैं तो 3 परमाणु, और 2 अणु लिए तो 6 हो गया। भाई सीधे से 2 का गुना हो जाएगा ना इसमें। यहाँ पे 1 है तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो कुल नीचे लिखो 6 ना, लाइन में। हाँ ऐसे। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु में कितने परमाणु हो गए? 6। और 3 लेंगे तो बढ़ते जाएंगे, 4 लेंगे तो बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या निकालते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? अणु सूत्रों का रासायनिक समीकरण में। कहाँ होता है? रासायनिक समीकरण में। अब जैसे मैं बोलूंगी बच्चों को कि हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनाना है, ठीक है? हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, और प्रयोगशाला में पानी बनाएंगे। तो कितना हाइड्रोजन लिए, कितना ऑक्सीजन लिए और कितना पानी बना, तो वहाँ पे हमको देखना पड़ता हमने कितना पदार्थ लिया था। तब हमको सूत्र की जरूरत पड़ती। किसकी जरूरत पड़ती है? सूत्र की। इतना जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, अणु, परमाणु, तत्व, संकेत, सूत्र, इस सब की जरूरत समीकरण में पड़ती। जैसे एक साधारण उदाहरण बताती, तुम लोग सब कोई प्रकाश संश्लेषण पढ़े हो ना? पढ़े हो कि नहीं? इसमें पौधे क्या करते हैं?
प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं ना, क्या क्या चीज लेते हैं पौधे भोजन बनाने में बताओ? CO2 और पानी। क्या लेते हैं? पानी, है ना, ये दोनों लिए। और सूर्य की रोशनी लेते हैं, है ना, और क्या लेते हैं? हरित लवण। हरे पौधे बना पाते हैं ना भाई? तो हम जानते हैं कि हरे पौधे जब ये दोनों लेते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। इसका सूत्र C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती। सबको पता है ना, हरे पौधे भोजन निर्माण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं ना, ऑक्सीजन गैस। अब ये बताओ, क्या ये समीकरण संतुलित है? यहाँ पे कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ग्लूकोज का एक अणु बना तो यहाँ कार्बन कितना है? 6 है। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। तो हमको यहाँ पे 6 से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन को भी 6 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 12 और यहाँ पे 2 है, तो 6 दूनी 12 हो गए। अब ऑक्सीजन जोड़ो, कितना हो गया? 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6, 12 6 18 हुआ और यहाँ पे 6 है और अब 8 ही हुआ। तो यहाँ पे भी अगर हम 6 लिख दे तो देखो 18 हो जाएगा। ये 6 दूनी 12, 6 18 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 18, यहाँ पे भी 18। तो 6 हिस्सा CO2, 6 हिस्सा पानी, तो उससे क्या बनता है? 1 हिस्सा ग्लूकोज का और 6 हिस्सा CO2 गैस का। CO2 मतलब O2 गैस। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इतना लंबा लिखने की बजाय अगर हम ऐसे सूत्र में कहीं भी देखेंगे तो समय भी बचेगा और हमको पता चल जाएगा ये कौन सी रिएक्शन, पता चल जाएगा ना। तो इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को दर्शाने के लिए ही अणुसूत्र पढ़े। क्यों पढ़े अणुसूत्र? ताकि बड़ी बड़ी रासायनिक क्रियाओं को हम संक्षेप में, सरल में, इजी वे से लिख सकें। अब हम जानते हैं कि कारखाने में यूरिया बनती है, तो यूरिया कैसे बनती है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से बनती है। और अमोनिया को भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनाते हैं, तो हम उसको रिएक्शन में लिख सकते हैं। अभी दीपावली आएगी, सबके घर में चूना आता है। जब हम चूना लाते हैं तो उसका भी एक नाम, उसको बोलते हैं बिना भुजा चूना, जिसका नाम है CaO। क्या है? CaO। अभी मैं सब तुम लोग को समीकरण बता रही ना, कैसे लिखते हैं समीकरण और क्यों लिखते हैं। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ये सबके घर में बुले निकलते हैं, गर्म हो जाता है और अच्छे से खोल के छोड़ देते हैं तो बन जाता है चूना हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। और पानी ऊपर का जमा होता रंगीन और ये उष्माक्षेपी क्रिया, इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती, बहुत सारी उष्माक्षेपी, इसमें उष्मा निकलती। अब जब ये चूना का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको दीवार में फोड़ते हैं, कुछ समय बाद दीवार की सफेदी पीली पीली पड़ जाती, पड़ती है 1 महीना बाद। क्यों ऐसा होता है बताओ? क्या हो गया उसमें? हमने तो पोता था ये पूरा सफेद नील घोल के बढ़िया, ये पीलापन क्यों आ गया? इसमें क्या चीज चिपक गई? क्यों? क्योंकि इसमें वायुमंडल की CO2 आ गई। वायुमंडल की CO2 भूल गई, दीवार में चिपक गई और बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट और पानी निकल गया, उड़ गया पानी हवा में, पानी उड़ गया हवा में, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये समझ में आया? ये पपड़ी से भी हम लिख सकते हैं, ये तो एक निश्चित आकार में सुविधा के लिए बनाई गई कि हम लिख सकें, ये भी वही है। समझ में आ रहा है? तो इतनी सारी क्रिया को गोल गोल के लिखना और ऐसे लिखने में आसान क्या है? ऐसे आसान है ना। ये समीकरण कहीं भी देखोगे तो जान जाओगे, इसका सूत्र जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, ये पानी, इससे बन गया चूने का पानी, इसको पोत दिए, पोतने के बाद इसमें CO2 गैस आके मिल गई और बन गया चूने का पत्थर, ये कैल्शियम कार्बोनेट चौक और हाइड्रोजन मतलब गैस, पानी हवा में उड़ गया, उड़ जाता है दीवार से नमी बन के। समझ में आ गया? दीवारें कुछ समय बाद पीली क्यों हो जाती? चूना पुताई के बाद इसलिए होती। तो इतनी सारी क्रिया को इससे लिखना आसान है ना, समय की भी बचत होती है और देख के हम जान जाते हैं कि कौन सी क्रिया है। और ये सब लिखा रहता है ना ऐसे, इसका मतलब धुआं, ऐसा का मतलब चिन्ह लगा, मतलब गैस निकल रही है। समझ में आ रहा? एल सॉलिड लिख दो, एल लिख दो, तो सब संकेत है रासायनिक समीकरण लिखने के। ये सब आगे की कक्षाओं में डिटेल में पढ़ोगे, ये सिर्फ हमारा समय बचाते। तो हम अणु पढ़े, परमाणु पढ़े, तत्व पढ़े, यौगिक पढ़े, सूत्र पढ़े, संकेत पढ़े, और ये है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या समझ आ गया? आया कि नहीं आया? बड़ी बड़ी क्रियाओं को संक्षेप में दर्शाना हो तो ऐसे अणुसूत्रों के रूप में दर्शाने की विधि क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। और इसके दो पक्ष होते हैं, उल्टा हाथ सीधा हाथ, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट। उल्टे हाथ की तरफ ये दो चीज भाग लिए तो ये होंगे अभिकारक। क्या होंगे? अभिकारक। और जो
प्राप्त होता है, कम और ज्यादा नहीं। ये संरक्षण भी, द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत को भी सिद्ध करता है। एक हिस्सा कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, एक हिस्सा पानी लेंगे तो एक हिस्सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दो लेंगे तो ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि हम जितना भी कारक भाग लेते हैं क्रिया कराने को, उतने ही हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भी बताता है कौन सी क्रिया है, उष्मा निकालित उष्मा क्षेपी, और ये हमारी संयोजन क्रिया, संयोजन हो रहा है इसमें, आगे और आगे क्रिया हो रही है। तो रासायनिक समीकरण हमको बहुत सारी चीज बताता है। इसके दो पक्ष होते हैं, उल्टा हाथ साइड और सीधा हाथ साइड। उल्टे हाथ साइड हमेशा अभिकारक रहेंगे और सीधे हाथ साइड उत्पाद। और अगर ये बैलेंस नहीं है तो कुछ कुछ संख्या लिख के हमको बैलेंस करना पड़ता, संतुलित। जैसे अभी मैंने प्रकाश संश्लेषण का किया ना, CO2 और H2O बस लिखा था, और यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो मैंने 6 अंक लिखे। क्यों लिखे? बैलेंस करने को। एक एक तत्व को देखते हैं कि एक एक तत्व जो बन रहा है वो उत्पाद में, वो अभिकारक में था कि नहीं। तो ये भी आगे हम अभी पढ़ेंगे कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इतनी चीज समझ में आ गई? संकेत, सूत्र और समीकरण समझ आया कि नहीं? अच्छे से? कोई डाउट किसी को? अब हम कल की क्लास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेंगे, तो इतना आप लोग घर से फिर से पढ़ के आना। थैंक यू।